हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीटेट के मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ेंगे लघुत्तम और महत्तम को, एलसीएम एंड एचसीएफ। आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है और इसके बारे में हम लोग बेसिक से लेकर के डिटेल्स तक चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में इससे सवाल आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ऐसे भी जनरल मैथमेटिक्स के लिए ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें ताकि हमारे साथ सीखते चलें। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोटबुक और पेन ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एलसीएम का जो नाम होता है पूरा वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय। और एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों के नाम आप देखेंगे कि एलसीएम का नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, दोनों के नाम में ही इसके अर्थ छुपे हुए हैं और यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। और समापवर्त ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? समान, अपवर्त्य, ठीक है। समान का मतलब बराबर, इक्वल, और अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? गुणज। अपवर्त्य का मतलब गुणज, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा, एक समान, अपवर्त्य जो उन अंकों का दिया हुआ मिलेगा वही उसका लघुत्तम कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। सपोज दैट हम कोई संख्या ले लेते हैं 6, 8, 12, ठीक है। इन तीनों का लघुत्तम क्या होगा? तो इन तीनों का लघुत्तम वह सबसे छोटी संख्या जो इनका एक समान अपवर्त्य हो, एक समान गुणज हो। गुणज का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? गुणज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 4 का अगर हमको गुणज लिखना है तो 4 का गुणज क्या होगा? तो 4 का जो पहाड़ा होता है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, इस प्रकार से जो पहाड़े एक तरह से जो हैं वो गुणज हैं। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जितने भी अंक प्राप्त होंगे वो सारे के सारे इनके गुणज कहलाएंगे। और अब चलिए इसको समझते हैं, महत्तम समापवर्तक को। तो महत्तम का नाम क्या है? महत्तम का अर्थ क्या है? महत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। और समापवर्तक में दो शब्द छुपे हुए हैं, समान और अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। यह जो है सबसे बड़ा एक समान गुणनखंड, यदि दी हुई संख्याओं का जो भी हो वही उसका महत्तम कहलाता है। यानी कि अब जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है कि 6, 8, 12, इनका लघुत्तम निकालना होगा तो सबसे छोटी एक समान गुणज को देखेंगे और इनका महत्तम अगर निकालना होगा तो सबसे बड़ा एक समान यानी कि कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड को देखेंगे। चलिए इसको बना करके समझते हैं, ठीक है। तो 6, 8, 12 हमने लिखा, तो 6, 8, 12 का यदि हम गुणनखंड विधि से लघुत्तम निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और गुणज विधि, ये 3 विधियां हैं लघुत्तम निकालने की, ठीक है। चलिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं? तो एलसीएम निकालने की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि की ओर आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके जो भी गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि 6 का हम लोग निकाल लेते हैं 2 गुने 3, ये 2 तिया 6। 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 12 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब देखिए इन तीनों में कौन से जो भी अपवर्त हैं, गुणज हैं, वो समान होते हैं। लेकिन यहाँ गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं तो गुणज यहाँ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड में जो अंक समान है उनको हम लोग मैचअप करेंगे। तो यहाँ दोनों में अगर मिल रहा है तो भी उसको मैच कर लेना है, उसको एक ही लेना है। यहाँ पे देखिए तीनों में 2 मिल गया तो इस 2 को हम लोग एक बार लिखेंगे। इन दोनों में 2 मिला तो इसको लिखेंगे, और दोनों में 3 मिला तो एक बार 3 लिखेंगे, और जो बच गया उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ये 24 जो है ये इन तीनों का एलसीएम है, लघुत्तम है। चलिए इसको दूसरी विधि से सीखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। भाग विधि आप लोगों को भी मालूम होगा, बहुत ही सरल है, 6, 8, 12। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि इनको भाग देते हैं। किनसे? तो अभाज्य गुणनखंडों से भाग देते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो दी गई संख्याएं होती हैं, कम से कम 2 संख्याएं उस अभाज्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए जिनसे हम भाग लगाएंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या से करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो 2 से कम 2 अंक होने चाहिए जो विभाज्य होने चाहिए। यहाँ तो तीनों हैं तो आराम से भाग लगेगा। 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक 12। अब फिर 2 से लगा देंगे, 3 नहीं लगेगा तो 3 को सेम उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए एक ही 2 है, अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से। तो 3 एक बार में और 2 नहीं लगेगा, तो जो नहीं लगेगा उसको सेम का सेम उतार देना है। यहाँ पे 3। अब यहाँ देखिए जो भी बच गए, इधर जितने भी भाजक हैं उन सब को हम गुना करेंगे, और जो शेष बच गया उसको भी गुना करेंगे, एक को छोड़ते हुए। तो यहाँ देखिए कि सेम आएगा अंक, और इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो इस प्रकार भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। अब चलते तीसरे विधि की ओर। तीसरी विधि कौन सी है? तो तीसरी विधि को हम लोग कहेंगे मल्टीपल मेथड, यानी कि गुणज विधि। अब इसी विधि से आपको इसका अर्थ समझ में आएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का। फैक्टर तो एचसीएफ को कहते हैं। तो यहाँ गुणज में हम लोग क्या करेंगे कि 6, 8 और 12 के गुणज लिखेंगे। क्या करेंगे? 6, 8, 12 के गुणज लिखेंगे। जैसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30। ठीक है, 8 का भी लिख लेते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40। 12 का लिख लेते हैं, बरका 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कि इसमें से 6, 8, 12 के गुणजों में से वह कौन सा सबसे छोटा गुणज है जो तीनों में मिलता है? वह कौन सा सबसे छोटा गुणज है, सबसे लघुत्तम? अब देखिए यहाँ 24, 24, 24, 24 इसमें भी है और इसमें भी और इसमें, तीनों में है। और सबसे छोटा ये गुणज है जो इन तीनों में कॉमन है, इसी से इसका नाम पड़ा लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो ये तीनों मल्टीपुल हैं और ये तीनों कॉमन हैं, तीनों में मिल रहे हैं, और सबसे छोटे भी हैं। इनसे बड़ा भी मिलेगा, आगे जाएंगे तो 48 मिलेगा तीनों में। ठीक है, लेकिन 48 को हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि 48 से छोटा है 24। 24 से छोटा कोई भी ऐसा गुणज नहीं है जो इन तीनों में मिलता है। यदि 24 से छोटा भी कोई होता तो हमारा आंसर वही होता। तो सबसे छोटा गुणज जो इन तीनों में मिले, या जो दी गई प्रदत्त संख्याओं में, यहाँ तो 3 संख्याएं दी हुई हैं, हो सकता है 2 ही संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, तो जो भी प्रदत्त संख्याएं हैं उन प्रदत्त संख्याओं में
जो एक समान सबसे छोटी लघुत्तम गुणज मिले वही उसका लघुत्तम होता है, लघुत्तम कहलाता है। तो यहाँ तक हमारा था लघुत्तम का टॉपिक, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे महत्तम की ओर। तो आइए सीखते हैं HCF को। HCF के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि HCF क्या है। तो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक है। तो अब इसको हम लोग सीखते हैं। 6, 8, 12 का भी हम लोगों ने लघुत्तम निकाला, तो 6, 8, 12 का अब HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने की पहली विधि क्या है? तो पहली विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग देख लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड लिखेंगे, 8 का गुणनखंड लिखेंगे और फिर 12 का भी गुणनखंड लिखेंगे। अब इन तीनों में जो कॉमन है उसको हम लोग लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 तीनों में है, ठीक है। तो 2 तीनों में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वह महत्तम संख्या है जो इन तीनों का सबसे समीप का अपवर्तक है, गुणनखंड है कि नहीं? सबसे समीप का 2 सबसे बड़ी गुणनखंड है इन तीनों में, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी विधि जो है वो भाग विधि है। भाग विधि, भाग विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे? 6, 8, 12 है, 6, 8, 12। तो जो 2 छोटी संख्याएं हैं, पहले उन दोनों में भाग की क्रिया होगी। अब भाग की क्रिया इस प्रकार से होगी, 6 को एक बार में लगा दिया, यहाँ पे घट के बच गया 2। अब 8 में से 6 घट गया, 2 बच गया। अब 6 से 2 में डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि 6 को यहाँ ले आएंगे, भाज्य बना लेंगे। यानी कि भाजक को ही भाज्य बना लेना है। 2 तिया 6 कट गया। अब जिससे कट गया, यानी कि 2 से ये 2 भाजक है और 2 से पूरा पूरा ये विभाजित हो गया। तो अब इसी संख्या से अब आगे भी डिवाइड करना है, जो तीसरी संख्या है। अगर तीसरी संख्या नहीं दी होती तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाता। 2 छक 12, ये भी कट गया 2 से ही। तो जिससे कटे वही HCF के रूप में आंसर होता है। तो HCF बराबर 2 आंसर में आ जाएगा। तो ये भाग विधि के द्वारा निकल गया। तो HCF निकालने के ये 2 विधि हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। बहुत ही आसान सा विधि है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं भिन्नों का लसअ और मसअ। यानी कि भिन्नों का LCM और HCF, ठीक है। भिन्न क्या होते हैं? तो अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जाता है, P बटे Q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जाता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे सारे प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो भिन्न होते हैं, इनका लघुत्तम या इनका महत्तम कैसे निकालेंगे? अब जैसे 3/5 है, 4/15 है, इनका कहा जाए कि लघुत्तम बताइए या महत्तम बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम का एक फॉर्मूला है। भिन्नों का लस यानी कि लघुत्तम, तो अंशों का लस बटे हरों का मस यानी कि महत्तम। अब इसको इस प्रकार से समझना है कि भिन्नों का लघुत्तम यदि हम लोगों को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अंशों का लघुत्तम निकालेंगे। जो अंश होंगे, जैसे 3 और 4 यहाँ अंश हैं, तो 3 और 4 का हम लोग क्या निकालेंगे? लघुत्तम। और नीचे जो ये हर हैं इनका महत्तम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी जैसे कि 3/5 और 4/15 है, तो 3 और 4 का लघुत्तम क्या होगा? तो 3 और 4 ये दोनों एक दूसरे से अविभाज्य हैं, कटेंगे नहीं, ठीक है। तो 3 और 4 को गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 हो जाएगा। और 5 और 15 का महत्तम क्या होगा? तो 5 और 15 का महत्तम 5 तिया 15, 5 से कट गया पूरा पूरा, तो 5 ही होगा, ठीक है। तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा।
भिन्नों का लघुत्तम के रूप में। अब चर्चा करते हैं कि भिन्नों का महत्तम क्या होगा। भिन्नों का महत्तम, तो भिन्नों का महत्तम याद रखेंगे कि ल से पूछे या म से पूछे भिन्नों का, तो अंशों का जो पूछेगा वही करना है और नीचे उसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ महत्तम पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि अंशों का म स, अंशों का म स बटे हरों का ल स। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 3/5 और 4/15 का महत्तम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, तब 3 और 4 का महत्तम निकालेंगे। 3 और 4 का महत्तम कटेगा नहीं तो 1 होगा बटे हरों का लॉस। 5 और 15 का लघुत्तम क्या होगा, 5 और 15 का लघुत्तम 15 होगा। ठीक है, तो 15, 1/15 आंसर होगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का लघुत्तम और भिन्नों का महत्तम निकाल लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके ऊपर कुछ सवालों को देख लिया जाए। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक और ट्रिक को जानते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने भी जाना होगा, देखा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुने उनका एचसीएफ, यानी कि संख्याओं का एलसीएम गुने संख्याओं का एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये दो संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम एवं महत्तम में संबंध है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 36 गुना 24, ठीक है, 36 गुना 24 करेंगे तो कितना आएगा, तो 36 गुना 24 करने पर उतना ही आएगा जितना कि इनके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल होगा। क्या ये सही है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो 36 गुना 24, तो पहले इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 36 और 24 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, तो 36 और 24 का लघुत्तम हम लोग किसी भी विधि से निकाल लेंगे। अब जैसे सबसे जो आसान विधि आप लोगों को लगे, दिमाग में भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 24 × 72, 36 दूना 72। सबसे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका है वो 72 है, तो 72 इसका लघुत्तम होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, तो वो है 12। 12 दूनी 24, 12 × 36, तो 72 गुने 12 करेंगे तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अब इसके तो सामने सामने संबंध नजर आ रहे हैं। 36 गुने 24 है, 72 गुने 12 है, तो दोनों बराबर होगा ही होगा। क्योंकि देखिए 36, 24 को हम लोग 2 गुने 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72 गुने 12 बराबर 72 गुने 12। तो ये संबंध सही है। ठीक है, संबंध क्या है, सही है, करेक्ट है, फॉर्मूला सही है। अब गुना करने की बात है कि 36 गुने 24 कितना होगा, तो 36 गुने 24 करने का मेरा जो ट्रिक है कि हम कैसे गुना करते हैं, तो 36 गुने 24 करना है हमको, तो 24 का 4 हम हटा देंगे। ठीक है, 24 का 4 हटा देंगे, बच जाएगा वहाँ पे 20। तो 36 गुने 20 यानी कि 36 गुने 2, तो 36 दूना 72, 720 हो जाएगा। उसके बाद 36 गुने 4 करेंगे, 36 गुने 4 करना है, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 को इसमें जोड़ देंगे। तो 144 को जोड़ेंगे कैसे, दिमाग में ही सारा कैलकुलेशन करना है। मैं आप लोगों को लिखकर बता रहा हूँ, लेकिन ये सारा कैलकुलेशन दिमाग में करना है ताकि आपका माइंड जो है कैलकुलेशन करने में फास्ट हो सके। तो 720 को 144 से जोड़ना है, तो 720 में पहले हम लोग 100 जोड़ देंगे, 820 हो गया, फिर 44 जोड़ देंगे, 864 हो गया। सिंपल सा है। और इधर गुना करना है 72 गुने 12, तो 72 गुने 10 कर देंगे, 720 हो गया, और 72 गुने 2, 144। तो फिर यहाँ देखिए कि वही सेम आ गया, 864 ही आएगा। तो इस प्रकार से गुना करने का ट्रिक है कि आप गुना करते हैं तो उसको सरल कर करके दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस करेंगे दिमागी तौर पर से, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम और उनका महत्तम होता है। ठीक है, यानी कि संख्याओं का लघुत्तम गुने संख्याओं का महत्तम होता है। तो ये ट्रिक था संख्याओं के गुणनफल और उनके लघुत्तम एवं महत्तम के गुणनफल के संबंधों के ऊपर आधारित। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सवालों की ओर।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले सवाल को। पहला सवाल है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योग गुणनफल क्या होगा। यह आपके सीटेट 2015 में पूछा गया था। आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, अधिकतम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेना है और सॉल्व करके दिखाना है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो प्ले करके आंसर चेक करना है अपना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, उसके बाद आप लोगों ने वीडियो प्ले किया होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ सवाल को देखेंगे 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल पूछा जा रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे लघुत्तम और महत्तम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, शब्दों को बदल दिया गया है ताकि छात्र जो है वो उलझें। तो आप लोगों को उलझना नहीं है। सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम होता है, सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम होता है और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बेसिक से शुरुआत की ताकि आप लोगों को नाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ देखेंगे 30, 36 और 42 का सबसे छोटा जो सार्वगुणज होगा वो क्या होगा। तो 30, 36 और 42 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब जिस भी विधि से आप लोगों को सबसे फास्ट तरीके से एलसीएम समझ में आता है आप उसी का प्रयोग करेंगे और उसी में आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। ये नहीं कि सर ने इस तरह से बताया तो मैं भी उसी तरह से, तो हो सकता है कि आप लोगों को समय ज़्यादा लगे। तो आपको जिस प्रकार से सबसे बेहतर तरीके से और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको उसके ऊपर है कि मैं अगर इस तरीके से बनाता हूँ तो कभी गलत नहीं होगा, तो उसी विधि से आप बनाएं। तो भाग विधि से देखेंगे कि भाग विधि से कैसे बनेगा। तो 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 21 दूनी 42। फिर अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। अब ये किसी से नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 6 = 180, 180 × 7 करना है। तो 18 × 7 करेंगे, 18 7 26 से, तो 126, इसके बाद एक 0, तो 1260 आ गया। क्या, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 1260। उसके बाद कहता है कि सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि इसका एचसीएफ भी निकालना है। 30 और 36 में भाग देंगे तो 30 एक बार में लगेगा 30, तो 6 बचेगा, 30 6 × 5 = 30 कट गया, यानी कि 6 × 7 = 42, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। 42 भी से कट जाएगा, मैं भी काट नहीं रहा हूँ, फटाफट हम लोगों को बनाना है। तो अब देखिए 1260 × 6 करना है, ठीक है, गुणनफल पूछ रहा है ना, तो 1260 × 6 करना है। तो 6 × 6 करेंगे, 36 बचेगा 3 और 12 × 6 = 72, 72 3 = 75, एक 0 बैठा देंगे, 75 60। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस तरह के सवाल में कैलकुलेशन फास्ट करना है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप लोगों को दिमाग शार्प रखना है और दिमाग शार्प रखने के लिए आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड बाई 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा, किसके बराबर होगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, बना करके बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और बना लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम। 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए। 36 और 60 का एलसीएम, तो 36 दूनी 72, चलिए इसको निकाल ही लेते हैं। 18 दूनी 36, 30 दूनी 60, दूनी में 18, 15 दूनी 30, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 2 दूनी 4 × 12, 12 × 3 = 36, 36 × 5 = 180, 180 हो गया क्या, इसका सार्वगुणज यानी कि एलसीएम हो गया इसका। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, 18 और 45 का एचसीएफ 18 और 45 में डिवाइड करेंगे। 18 दूनी 36, 15 में से 6 घट गया 9, 9 दूनी 18, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करना है 180/18, सॉरी 9 करना है, 180/9 करेंगे, 9 दूनी 18, 20, तो हमारा आंसर 20 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। जल्दी से बनाइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सवाल है कि दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, अनुपात में दी हुई संख्याएं हैं, तो जब अनुपात में संख्याएं दी हुई हो तो हम लोग उसमें x शामिल कर देंगे, ठीक है। माना कि संख्याएं
2x और 3x हैं, 2x और 3x हैं। तो माना कि 2x और 3x दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा? तो लघुत्तम क्या होगा? तो इसमें जो है x कॉमन है, x क्या है? वो कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 72 है ना लघुत्तम। हाँ, तो 72 दिया हुआ है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 6x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 12 आ गया। अब 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 दोनों संख्याएं आ गई। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग, तो जोड़ दीजिए ना, फटाफट जोड़ दीजिए। सॉरी, 12, 24 और 36 को जोड़ेंगे तो 60। तो हमारा आंसर 60 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का महत्तम क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसके ऊपर सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो सवाल है कि 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का महत्तम निकालना है। तो भिन्नों का महत्तम का सूत्र याद होगा आप लोगों को, अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम, ठीक है। मतलब जिनका महत्तम निकालना होगा तो अंशों का महत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालना होगा तो अंशों का लघुत्तम निकालेंगे और जस्ट उसके उल्टा कर देंगे हरों का। तो यहाँ महत्तम निकालना है हम लोगों को, तो अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम। अब क्या करेंगे कि जितने भी अंश हैं उनका महत्तम देखेंगे। 3, 5 और 7 ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का महत्तम कितना होता है? 1। तो 1 हो गया। अब जितने भी हर हैं 2, 4, 6, 8 इनका लघुत्तम क्या होगा? तो 2, 4, 6, 8 का लघुत्तम 24। सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो। ऑप्शंस हैं 10,368, 10,432, 10,560, 10,668। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया होगा। चलिए इसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाए। सवाल है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000 होती है। 1 पर 4 जीरो, ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। लेकिन सवाल कहता है कि 5 अंक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा ना, तो जो भी अंक दिए हुए रहेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 × 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 2 में 18, 27 नहीं कटेगा। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 और 27 नहीं कटेगा। 3 से लगेगा, 2 नहीं कटेगा एक बार में, 3 तिया 9, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब देखिए गुना कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 गुने 3 कितना होगा? 144 गुने 3 करना है, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 42 1 43, 432। तो अब 432 आ गया एलसीएम। अब 432 से हम लोगों को डिवाइड करना है जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको। अब देखिए 1000 लेंगे तो 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8 और 32 दूनी 64, 864। तो 864 को घटाइए तो कितना बचेगा? 10 में से 4 घट गया 6, 9 में से 6 घट गया 3, और यहाँ बच गया 9 में से 8 घट गया 1, 136। इसमें 1 जीरो उतर जाएगा। अब देखिए 13 आ गया, यानी कि 4 तिया 12, 3 बार में लगेगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, घटा दीजिए, 10 में से 6 घट गया 4, 9 में से 15 में से 9 घट गया 6, 64 बच गया शेष। अब ये जो शेष बच गया ना, इस शेष को 432 में घटा देंगे। 432 माइनस 64 कर दीजिए, कितना आएगा? तो 432 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 12 में से 4 घट गया 8, फिर 12 में से 6 घट गया 6 और 3, 368 हो गया। अब इस 368 को ऐड कर देंगे सबसे छोटी संख्या हमारा जो भी है। तो इसमें फटाफट 368 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 10,368। ऑप्शन कौन सा है? 1 नंबर। तो पहला ऑप्शन सही था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अभी तक कितना कुछ सीखा है, इसके ऊपर मैं एक क्लास और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से उस क्लास में।
और CDP के अन्य क्लास भी आते ही रहे हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस भी आ रहे हैं। तो आप लोगों का जितना स्नेह मिल रहा है, जितना आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारी ओर से भी आप प्रयास देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें और हमारे प्रयासों को बढ़ता हुआ देखते रहें। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा हमारा प्रयास उतना ही बढ़ता जाएगा, और एक दिन हम बिहार में शिक्षा की एक मिसाल बन करके उभरेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।